नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में मराठा साम्राज्य के उदय के जो कारण थे, पहले क्लास में हम लोगों ने तीन जो कारण थे उसको देखा था और आज की क्लास में जो और तीन कारण हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और चौथा जो कारण है वो है राजनीतिक शिक्षा का प्रभाव। अब हम इस टॉपिक के माध्यम से ये देखेंगे कि राजनीतिक शिक्षा का किस प्रकार से प्रभाव था मराठों के उत्थान में। तो उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। कहता है कि शिवाजी के पिताजी शाहजब भोसले बीजापुर की रियासत में ये दीवान थे तथा अहमदनगर में कार्य का इनको अनुभव था। शिवाजी के जो पिताजी थे वो शाहजी भोसले, वो बीजापुर के रियासत में दीवान थे। अहमदनगर साम्राज्य में भी कार्य अनुभव था इनको। इनके जो पिताजी थे मतलब शिवाजी के जो दादाजी थे वो भी अहमदनगर साम्राज्य में वो भी अच्छे पद जो है एक सेना नायक के रूप में वो भी कार्य कर चुके थे। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि शिवाजी का जो पूरा परिवार था वो एक तरीके से सेना नायक के रूप में अलग अलग उस समय के जो दक्षिण भारत के राज्य थे वहां वो अपनी सेवा दे रहे थे, जिससे इन लोगों ने उन सारी जगहों से बहुत सारे जो राजनीतिक ज्ञान है उसको धीरे धीरे करके प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि मलिक अंबर के नेतृत्व में जो मराठे थे उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली जो है उसको सीखा था और अपने आप को और ज्यादा सुदृढ़ किया था। तो इसी प्रकार से और भी हम देखते हैं तो कहता है कि मराठे ने अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के नेतृत्व में छापामार युद्ध प्रणाली में अव्यवस्था प्राप्त की थी। मलिक अंबर के नेतृत्व में ये जो मराठा सरदार थे वो उनके साथ अलग अलग जो युद्ध अभियान है वहां वो जाते थे। क्योंकि ये पहाड़ी लोग थे तो इन्होंने ये जो युद्ध प्रणाली है उसमें अभ्यस्तता तो प्राप्त की ही, लेकिन मलिक अंबर सबसे पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस प्रकार का जो युद्ध प्रणाली है उसको अपनाया और खास करके मराठों के द्वारा इस युद्ध प्रणाली को उसने ज्यादा प्रमोट किया, जिससे मराठे को बहुत फायदा हुआ मराठा लोगों को और वो इसमें धीरे धीरे करके अभ्यस्त हो गए। फिर कहता है कि अहमदनगर राज्य का बिखराव तथा अकबर की मृत्यु के पश्चात दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार मराठों के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुआ। अब एक तरफ जब अकबर की मृत्यु हो जाती है और दूसरी तरफ जो अहमदनगर साम्राज्य है जब उसका विघटन हो जाता है वो टूट जाता है, तो इस क्रम में क्या होता है कि जो इस प्रकार के जो शासक लोग थे मतलब जो मराठे लोग बीजापुर के सल्तनत में अहमदनगर के सल्तनत में ये जो एक सेना नायक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, बड़े बड़े जागीरदार के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, इनके पास ये वो सबसे सुनहरा मौका था कि वो अपनी शक्ति को संगठित करें और इन शासकों के कमजोरियों से जो राज्य में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसका फायदा उठाकर अपने आप को मजबूत और सुदृढ़ करें। एग्जाम्पल के रूप में कहता है कि जो मुरार राव थे, मदन पंडित थे और राज राय का परिवार के जो सदस्य थे वो गोलकुंडा के रियासत में दीवान और मंत्री के पद पर भी ये लोग कार्य कर चुके थे और इसलिए इनके पास इन कार्यों का अनुभव था जिसने आगे चल के मराठा साम्राज्य को नेतृत्व प्रदान करने में मदद की। इसके अलावा नरसो काले और यसु पंडित जो कि बीजापुर के गन्नमान्य ये दरबारी रह चुके थे, इससे ये बात पता चलता है कि बीजापुर का जो रियासत था या दक्षिण भारत में जो मुस्लिम रियासत थे वहां पे ये जो मराठे लोग थे उनका बड़ा प्रभाव था और दक्षिण भारत के इन्हीं मुस्लिम रियासतों से इन्होंने राजनीतिक शिक्षा हासिल की थी। अहमदनगर के शासक के द्वारा यह किया गया कि ब्राह्मणों को राजपूतों के पद पर नियुक्त किया जाने लगा, क्योंकि जो
अहमदनगर के शासक थे, उनको ये समझ में आया कि ब्राह्मण जो है वो भी राजपूतों के जैसा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं, और इसलिए उन्होंने इस तरीके का प्रयोग किया और उस प्रयोग में उनको सफलता भी मिली। बाद में जब आप देखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, बड़ा पढ़ने में आपको मजा आएगा, समझने में आपको मजा आएगा। तो जब हम देखेंगे कि जब पेशवाओं का काल स्टार्ट होता है, तो पेशवा भी ब्राह्मण ही थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को अपने उत्कर्ष पे पहुंचा दिया। और यही कारण है कि जो वहां के जो ब्राह्मण थे उनको शुरुआत से ही राजनीतिक शिक्षा का ज्यादा अनुभव मिला और राजपूतों पे इन लोगों को प्रश्रय दिया गया, और ऐसा जो है वो किया गया था। खास करके जो दक्षिण भारत के राज्य थे, मुस्लिम राज्य जो कि शिया धर्म को मानने वाले थे, और उत्तर भारत में जो उस समय मुगल शासन चल रहा था वो सुन्नी मत को मानने वाला था। तो जो सुन्नी लोग थे वो राजपूतों को ज्यादा प्रश्रय दे रहे थे। तो इसके उलट दक्षिण भारत के जो रियासत थे जो कि सुन्नी मतावलंबी अधिकतर थे, वो अपने यहां ब्राह्मणों को संरक्षण दे रहे थे, और ये एक प्रकार से उनका पॉलिटिकल चाल था, पॉलिटिकली सामंजस्य बैठाना था। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से वहां के जो ब्राह्मण लोग थे खास करके, और जो मराठे लोग थे, उनको धीरे धीरे करके इन सारे पदों पे रहने के कारण उनके अंदर एक जो प्रतिभा है वो निखरा, और उन्होंने आगे चलकर जब मराठा साम्राज्य का निर्माण हुआ शिवाजी के नेतृत्व में, तो उन्होंने अपनी सहभागिता वहां निभाई। कहता है कि बहमनी साम्राज्य में बलगीर और सिलेदार इत्यादि जो पद थे, वो बहुत सारे पद जो है वो मराठों को दिए गए थे। इससे भी मराठों को अपने क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव था, क्षेत्र को समझने का अनुभव था, क्षेत्र में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलना चाहिए, इन सारी चीजों का अनुभव इनको धीरे धीरे हो चुका था। जहांगीर और शाहजहां के काल में अहमदनगर और बीजापुर राज्य के राजनीतिक दांवपेच में शाहजी भोसले, मुरार राव और जगदेव इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। जब बाद में जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां जब मुगल शासक बनते हैं, तो अहमदनगर और बीजापुर का जो साम्राज्य है दक्षिण भारत में, उनके बीच थोड़ा उनके साथ उनका राजनीतिक दांवपेच चलता है कि भाई हमको इस प्रकार का कंट्रोल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस किला को तुमको नहीं जीतना है, ये किला हमको दे दो। तो इस प्रकार का जो राजनीतिक दांवपेच था, उस दांवपेच में शिवाजी के पिता जो थे शाहजी भोसले, उसके बाद मुरार राव और जगदेव, ये सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दरबारी थे जिनका राज दरबार में बड़ा दबदबा था, और इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही जब हम वो पढ़ेंगे अफजल खां के बारे में, तो भी देखेंगे कि बीजापुर के जो शासक था अहमद शाह, बहमन शाह, तो वहां भी अफजल खां और शाहजी भोसले दोनों वहां के एक प्रतिष्ठित दरबारी हुआ करते थे। शुरुआत में ये दोनों दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब शिवाजी का एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाता है, बीजापुर के अंतर्गत जो किले हैं उसको जब जीतना ये स्टार्ट करते हैं, तो फिर वही अफजल खां जो है उसको शाहजी को बंदी बनाने का आदेश दिया जाता है सम्राट के द्वारा, और वो फिर उनको बंदी बनाता है। और इस क्रम में जो शिवाजी के जो बड़े भाई हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है, और अफजल खां और शिवाजी का जो संवाद है या जो प्रसंग है, उसके बारे में हम जब शिवाजी का जीवनी पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल से और इस चीज को अच्छे से आपको समझाएंगे, ताकि आपको ज्यादा मजा आए। अभी हम बस ये समझते हैं कि ये जो सारे बिंदु हैं, इस बिंदु से हमें ये समझ में आता है कि शिवाजी से पूर्व ही बहुत सारे जो मराठे सरदार थे, बहुत सारे जो मराठे लोग थे, वो बीजापुर और अहमदनगर साम्राज्य के बड़े बड़े पद पर आसीन रह चुके थे। वहां के बड़े दरबारी
लोगों में इनका स्थान था, इनका जो सलाह है वो राजा मानता था, इन लोगों का बड़ा प्रभाव था, ये उस एरिया से पूरे अच्छे तरीके से धीरे धीरे परिचित हो गए थे, इनका उस एरिया में बड़ा प्रभुत्व था। तो इस प्रकार से इनके अंदर जो राजनीतिक शिक्षा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं इन राजनीतिक शिक्षाओं ने ही मराठों के उत्कर्ष में अपना एक योगदान निभाया। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब चलते हैं हम फिफ्थ पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है उसकी तरफ, जिसमें है शिवाजी के व्यक्तित्व का प्रभाव। शिवाजी खुद भी एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, और इन्हें जो कुछ इतिहासकार हैं जिसमें ईश्वरी प्रसाद का भी नाम आता है, वो इन्हें एक अंतिम रचनात्मक हिंदू शासक मानते हैं। हिंदू धर्म, सभ्यता और संस्कृति का रक्षक इनको बताया गया है। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका इस पर मतभेद भी है, उसको हम आगे का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन शिवाजी का खुद का व्यक्तित्व इस प्रकार का था, उनके अंदर इस प्रकार का संचालन क्षमता था, उनके पास इस प्रकार का नीति था उनका, कि उन्होंने मराठों के अंदर एक नव जागरण पैदा कर दिया, एक नव चेतना की भावना पैदा कर दी। और वो भावना किस प्रकार पैदा हुई, जिसको हम एक एक पॉइंट से समझेंगे। तो कहता है कि शिवाजी के का जो जीवन था उस पर गुरु रामदास और संत तुकाराम का विशेष महत्व था। गुरु रामदास और संत तुकाराम उस समय के दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण समाज सुधारक संत के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो गुरु रामदास हैं वो शिवाजी के एक प्रकार से आध्यात्मिक गुरु भी थे। शिवाजी का उनके ऊपर, मतलब उनका गुरु रामदास का शिवाजी के ऊपर बड़ा प्रभाव था, और शिवाजी ने, गुरु रामदास ने ही शिवाजी के कानों में ये मंत्र फूका था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो ब्राह्मण है, गौ है, माता है और मातृभूमि है, इनकी रक्षा जो है वो सर्वोपरि है। और आज ये जो गौ है, ब्राह्मण है, मातृभूमि है, इसका हास हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। इसलिए भगवान ने आपको यहां लाया है, भगवान ने आपको ये मौका दिया है कि आप इन सारी चीजों का रक्षा करें, हिंदू धर्म को पुनरुत्थान करें हिंदू धर्म का। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्वर्ग में बैठे जो हमारे पितामह हैं वो हमें धिक्कारेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने शिवाजी के अंदर जो हिंदुत्व की भावना थी उसको बढ़ाने का, जगाने का काम किया। रामदास का जो बुक है, रामदास ने एक बुक लिखा दास बोध, उसमें भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया। उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो शारीरिक शिक्षा है उस पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए शिवाजी को प्रेरित किया। साथ ही समाज में उस समय चल रही जो कुरीतियां थी उस पर भी उन्होंने जोर दिया। और उस समय दक्षिण भारत, खास करके महाराष्ट्र के जो हिंदू थे, उनके अंदर एक नव चेतना, नव जागरण की भावना को पैदा करने का काम किया। सरदेसाई जो एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि शिवाजी समस्त भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। 1645 में उन्होंने दादाजी नरस प्रभु को हिंदवी साम्राज्य की योजना के संबंध में एक पत्र लिखा। ये सरदेसाई कहते हैं कि शिवाजी समस्त भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे और 1645 ईस्वी में उन्होंने अपने इस योजना के बारे में जो नरस प्रभु हैं, दादाजी नरस प्रभु, उनको इन्होंने एक पत्र भी लिखा था। और उस पत्र में उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का जो योजना है उसके बारे में उनको बताया था। ऐसा जो सरदेसाई हैं वो बताते हैं। तो एक समकालीन जयपुरी कवि हैं, वो कहते हैं कि वो
पहले तो जय सिंह की वो प्रशंसा करता है कि जय सिंह शिवाजी को मनाने के लिए राजी हो गए, पुरंदर की संधि करने के लिए राजी हो गए। इसके साथ ही वो शिवाजी को आगरा जाने का जो मुख्य उद्देश्य बताता है कि भाई शिवाजी, जय सिंह ने पुरंदर की संधि से शिवाजी को ये मना लिया कि भाई आप जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपको मुगल दरबार में सम्मान दिया जाएगा, पद दिया जाएगा, और इस प्रकार से आपको जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन वो ये भी साथ में बताते हैं कि शिवाजी का आगरा जाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो वहां मुगल दरबार को सामने से देखना चाहते थे, उनका जो कमी है उसको देखना चाहते थे, ताकि भविष्य में एक योजना बनाया जा सके और उस पर काम किया जा सके। और ये जो जयपुरी कवि हैं उनका ये जो बात है वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जब हम 2 बार देखते हैं, चाहे अफजल खां के साथ शिवाजी का जो मुठभेड़ हुआ, जिसे हम प्रतापगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे का टॉपिक में, या फिर शाइस्ता खां पर अचानक से शिवाजी का किया गया अटैक, जिसमें उसका 4 अंगुली कट जाता है और वो भाग खड़ा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि शिवाजी जो थे वो एक योजना जो है वो पहले से बनाते थे। मतलब जिस भी जगह वो जाते थे वहां वो एक तरीके से एक सेटअप जो है वहां करके आते थे, वो देख के आते थे कि कहां मतलब क्या कमी है, किस कमी का किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है, और वो अपनी बुद्धि और विवेक को ज्यादा प्रश्रय देते थे और जरूरत पड़ने पर अपने बल का भी प्रयोग करते थे। आगरा से शिवाजी को भागना भी उनके इस बुद्धि का ही एक परिचायक है। तो ये जो समकालीन जयपुरी कवि हैं, इनका ये जो कहना है वो बहुत हद तक मैच करता है, सही प्रतीत होता है। अब एक डॉक्टर आशीर्वादी राव श्रीवास्तव हैं जो कि सरदेसाई का ये जो मत है उसका खंडन करते हैं कि शिवाजी संपूर्ण भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, और वो इस बात से इस मत का खंडन करते हैं कि शिवाजी ने जयसिंह और जसवंत सिंह की हिंदुत्व भावना को जागृत किया, परंतु छत्रसाल की सेनाओं को भी स्वीकार नहीं किया। ये कहते हैं कि भाई शिवाजी ने जयसिंह और जसवंत सिंह को हिंदुत्व की जो हिंदुत्व की भावना थी उसको तो वो प्रभावित किया। जयसिंह को बताया, जसवंत सिंह को बताया कि अरे भाई तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू हैं, और हम तो हिंदू साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं, मुगलों से युद्ध कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो तुम हमारा साथ लो। और बहुत हद तक शिवाजी का प्रभाव जसवंत सिंह और जयसिंह पर देखा भी जाता है। जयसिंह एक प्रकार से ये वादा करते हैं शिवाजी से पुरंदर की संधि के समय कि भाई हम आपको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन ये कहते हैं कि दूसरी तरफ जो छत्रसाल का सेना है उसको भी शिवाजी ने स्वीकार नहीं किया, और शायद इसका ये वजह रहा होगा कि शिवाजी जो थे वो अपने तरीके से कार्य करते थे, दूसरे के साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसको आज हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो आप देखते हैं कि गठबंधन की सरकार में किस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाता है और सही निर्णय नहीं ले पाता है। शायद यही कारण था कि शिवाजी मराठों का नेतृत्व सिर्फ अपने हाथ में रखना चाहते थे, बाकी लोगों के साथ जो हिंदू थे उनके साथ उनका सहानुभूति था, लेकिन उनसे वो किसी प्रकार का गठजोड़ नहीं करना चाहते थे, खास करके राजनीतिक गठजोड़। इसके साथ कहता है, ये कहते हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की जजिया का विरोध किया, किंतु मुगल विरोधी जो तत्व थे जैसे जाट, सतनामी, सिख, राजपूत, उनको एकजुट कर संबंध स्थापित नहीं किया कि भाई ये तो ठीक है कि शिवाजी संपूर्ण भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और जब औरंगजेब के द्वारा ये जजिया कर दोबारा लगाया गया तो इन्होंने जजिया कर का विरोध किया,
लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि शिवाजी जो थे, जो कि अन्य मुगल विरोधी तत्व थे, जैसे जाट थे, सतनामी थे, सिख थे, राजपूत थे, उनको सबको एकजुट करके और एक उनसे संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। और ऐसा जो डॉक्टर शिवाजी लाल श्रीवास्तव का ये जो कथन है वो उस समय के अनुसार ये सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उस समय शिवाजी का साम्राज्य कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। उस समय तक शिवाजी खुद छत्रपति भी नहीं थे, खुद वो राजा का उनके पास उपाधि भी नहीं था। और ये बहुत सारे जो राजा थे, जैसे जाट, सतनामी, सिख, राजपूत, ये अपने आप को राजा समझते थे। वो शिवाजी को बराबरी का स्थान ही नहीं देना चाहते थे और शिवाजी के द्वारा बनाए गए योजनाओं पर वो अमल करें, ऐसा संभव उस समय नहीं था। क्योंकि आज का जो हमारा समाज है उससे आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का, खास करके हिंदू में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता है, वो खुद आगे रहना चाहता है, बाकी को नीचे रखना चाहता है। और यही कारण है कि शिवाजी ने इन सारे पचड़ों से अपने आप को दूर रखा और मराठा साम्राज्य के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। हाँ, जहां तक बात जजिया कर का है तो जजिया कर का शिवाजी ने विरोध किया और इसके तोड़ में इन्होंने उन सारे मुगल क्षेत्रों से चौथ वसूल करना शुरू किया जो कि शिवाजी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। तो एक प्रकार से शिवाजी ने जजिया कर का जवाब चौथ कर से दिया। जिस प्रकार से जजिया कर एक मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज के समय हम उसको कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्शन मनी था कि भाई अगर हमारे साम्राज्य में आपको रहना है, अगर जिंदा रहना है, तुम्हारा धन संपत्ति अगर तुमको सुरक्षित रखना है तो उसके लिए तुमको टैक्स देना होगा जजिया कर के रूप में। ये जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। अकबर के काल में जजिया और तीर्थ यात्रा कर हटाया गया था, परंतु औरंगजेब ने फिर से जजिया और तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था और उसी के समकालीन शिवाजी ने चौथ कर वसूलना स्टार्ट किया उन सारे मुगल क्षेत्रों से जहां मराठों का अधिकार नहीं बल्कि मुगलों का अधिकार था। तो एक प्रकार से इन्होंने भी प्रोटेक्शन मनी लेना स्टार्ट किया कि ठीक है, तुम जजिया कर के रूप में ले रहा है तो हम भी चौथ के रूप में तुमसे प्रोटेक्शन मनी लेंगे उन सारे क्षेत्रों से। आगे कहता है कि शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के पिता थे, जीजाबाई जो कि उनकी माता थी, दादाजी कोंडदेव जिनके संरक्षण में शिवाजी पले बढ़े थे और शिवाजी के ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। और इसके साथ ही धर्म सुधार आंदोलन के जो संत थे, जिनमें हमने आपको बताया कि गुरु रामदास हो, तुकाराम हो, एकनाथ हो, बावन पंडित हो, इन सारे संतों का और ये सारे जो कुछ व्यक्तित्व हैं उनका शिवाजी के जीवन पर बड़ा प्रभाव था। अब एक जो यहां आता है कि देशमुख के खिलाफ भय एवं प्रीति की नीति अपनाई। शिवाजी ने क्या किया कि देशमुखों के खिलाफ, देशमुख जो थे वो एक प्रकार से जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो देशमुख कहलाते थे। और ये जो बड़े बड़े देशमुख थे वो अपना जो जमींदारी है, अपना जो क्षेत्र है उसके प्रति वो ज्यादा वफादार थे, न कि मराठा साम्राज्य के प्रति ज्यादा वफादार थे। लेकिन उस समय तक उनका इस प्रकार का प्रभाव था कि उनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देना, उनको पूरे तरीके से खत्म कर देना भी बड़ा मुश्किल था। इसलिए शिवाजी ने एक टैक्टिक अपनाया और लेकिन ये जो देशमुख थे बड़ा उदंडी हो रहे थे, उदंड ये कर रहे थे, कभी कभी साम्राज्य जो मराठा जो हित है उसको भी वो लांघ रहे थे। इसलिए शिवाजी ने सबसे पहले जो उस प्रकार के उदंड देशमुख थे उनको दंडित किया, उनके जमीन को छोटे छोटे देशमुखों में बांटा
और कुछ के साथ इन्होंने प्रीति का नीति भी अपनाया, मतलब शिवाजी खुद एक देशमुख थे और इन्होंने बहुत सारा जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंध के माध्यम से बहुत सारे जो देशमुख थे उनको अपने पक्ष में किया और जो इनके पक्ष में नहीं थे उनके प्रति कुछ सख्त रवैया अपनाया और ऐसे जो देशमुख थे उनके ऊपर इन्होंने सरदेशमुखी का दावा किया। शिवाजी के साम्राज्य में लगने वाला ये दूसरा कर था सरदेशमुखी, और सरदेशमुखी का जो दावा था शिवाजी का वो इस बात पे था कि चूंकि शिवाजी मराठा साम्राज्य में सबसे मुख्य देशमुख थे और पूरे देशमुखों का हेड थे, जिसका वो संरक्षण करते थे, जिनको वो सुरक्षा प्रदान करते थे, तो इस प्रकार से पूरे देशमुखों का प्रमुख होने के कारण सारे देशमुखों को ये चाहिए कि वो शिवाजी को एक कर दे, एक टैक्स दे, और इस कर को सरदेशमुखी कहा गया। एक प्रकार से ये जो देशमुख थे वो अपने अपनी जगह पे स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें अपनी इनकम का एक निश्चित जो स्रोत था वो राजा को देना होता था, मतलब शिवाजी को देना होता था, और शिवाजी इन सारे देशमुखों का हेड थे, इसलिए वो जो कर लेते थे, देशमुखों से जो टैक्स लेते थे, कर लेते थे, उनको सरदेशमुखी कहा गया। तो हमने यहां देखा कि जो शिवाजी का व्यक्तित्व था वो खुद अपने आप में मराठा साम्राज्य के उत्थान का एक कारण था। अब चलते हैं हम छठा कारण की ओर, जिसमें कहता है कि औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति का ये परिणाम था। जो कुछ इतिहासकार हैं उनका मानना है कि औरंगजेब का जो हिंदू विरोधी नीति था, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर पुनः लगाया जाना, हिंदुओं का जो पवित्र स्थान है उसको नष्ट किया जाना, हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाना, तो ये सारे कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के उत्थान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से मराठा साम्राज्य के उत्थान में अपनी भूमिका निभाई। और इस मत को मानने वाले जो मुख्य इतिहासकार हैं, जिनमें से सर यदुनाथ सरकार हैं, जी.एस. सरदेसाई हैं और एम.जी. रानाडे हैं, ये जो है वो इस मत के प्रतिपादक हैं और इनका मानना है कि औरंगजेब का जो हिंदू विरोधी नीति था वो भी मराठा साम्राज्य के उत्थान का एक कारण था। तो अब इसको हम देखेंगे तो कहता है कि हिंदू, चूंकि शिवाजी ने हिंदू पादशाही अंगीकार किया और हिंदुत्व धर्म धारक की पदवी, हिंदुत्व धर्मधार, मतलब हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए शिवाजी ने कार्य किया और हिंदू पादशाही जो पद है उसको इन्होंने स्वीकार किया। इसके आधार पे ये जो इतिहासकार हैं वो ऐसा बताते हैं कि चूंकि उस समय जो औरंगजेब था तो औरंगजेब का जो धार्मिक नीति था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सिखों के प्रति भी अगर आप उसके व्यवहार को देखें तो आपको समझ में आएगा कि औरंगजेब का जो सिख विरोधी नीति था उसी ने सिख धर्म में खालसा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हमने देखा कि गुरु रामदास का जो शिवाजी को दिया गया मंत्र था, जिसमें गौ ब्राह्मण मातृभूमि की रक्षा का जो संकल्प शिवाजी ने लिया था, तो इन सारी चीजों के आधार पर जो इतिहासकार हैं वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति भी मराठों के उत्थान का एक कारण था। तो दूसरी तरफ सतीश चंद्रा हैं जो कि 4 आधार पे इस मत का खंडन करते हैं। सतीश चंद्रा का कहना है कि मराठा शक्ति का जो विस्तार का पहला चरण था वो तो शाहजहां के शासनकाल में ही शुरू हो गया था। उस समय तो औरंगजेब था नहीं, तो भाई
औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति मराठों के उत्थान का कारण कैसे बना। लेकिन शायद ये इस बात को भूल जाते हैं कि मराठों के उत्थान का ये जो प्रक्रिया था वो कोई 2 4 5 साल या 10 20 साल का ये नहीं था। और इस प्रकार के जो कारण होते हैं साम्राज्य का निर्माण, साम्राज्य का उत्थान और पतन, तो वो कोई 2 4 5 साल का जो घटनाक्रम है उस पर ये डिपेंड नहीं होता है, बल्कि एक लंबे समय से चला आ रहा जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का जो एक हिस्सा है, उसका उपज होता है। हाँ ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल नहीं था, मराठा साम्राज्य के उत्थान का जो पहला चरण था वो शाहजहां का शासनकाल था। लेकिन औरंगजेब कौन था? शाहजहां का ही पुत्र था। और ऐसा नहीं है कि औरंगजेब शाहजहां जो था वो बड़ा कोई एकदम सहिष्णु शासक था और वो लोगों को इस्लाम में परिवर्तन करने का उसने प्रयास नहीं किया, उसने इस्लाम धर्म के प्रचार का प्रयास नहीं किया, उसने हिंदू मंदिरों को अपवित्र या खंडित करने का कार्य नहीं किया। तो ये कार्य बहुत दिन से हो रहा था। बाबर के आक्रमण से ही ये कार्य जो है वो शुरू हो गया था, या यूं कहें ये तो मतलब मुगल काल के बारे में हम बोल रहे हैं। अगर हम देखें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से ही ये कार्य स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। एक हिंदू विरोधी जो नीति था इन मुस्लिम शासकों का, जिसके खिलाफ रह रहकर समय समय पर बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह के रूप में हम इसको देखते हैं, जो कि इस समय एक सख्त मराठा आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। और ऐसा कहना कि औरंगजेब तो मराठा साम्राज्य के उत्थान के पहले चरण में था ही नहीं, इसलिए औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति इसका कैसे ये हो सकता है, तो हमें इसमें कुछ संदेह प्रकट होता है। क्योंकि बाद में ये हिंदू विरोधी नीति तो एक बहुत पुराना सिस्टम था, चल ही रहा था। और खास करके जब औरंगजेब आया तो उसने हिंदू विरोधी नीति का वो चरमोत्कर्ष पे वो पहुंच गया। और जब इधर औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, ठीक उसी समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व अपने चरमोत्कर्ष को छूने लगा। तो जदुनाथ सरकार, जी सरदेसाई और एम जी रानाडे का जो मत है वो हमें ज्यादा सत्य प्रतीत होता है, और सतीश चंद्रा का ये जो तर्क है वो थोड़ा कमजोर महसूस होता है। तो दूसरी तरफ अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी, जो भी बच्चा इस प्रकार का क्लास देख रहा है, यूजीसी नेट का तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर रहा है, वो बच्चा गहनता से इतिहास को समझता है, उसको पढ़ता है। तो आप भी अपने तर्क की बुद्धि पर इन सारे ये जो तथ्य हैं उसको आप खुद भी परख सकते हैं, और आप उसको खुद से भी देख सकते हैं। दूसरा ये जो कारण बताते हैं वो बताते हैं कि मराठा इतिहास के आंतरिक चरण में संघर्ष मराठा और दक्षिण सल्तनत के बीच था। ये कहते हैं कि भाई संघर्ष तो मराठा और दक्षिण सल्तनत के बीच था, इसमें औरंगजेब कहां से आ गया? हाँ, ये सही है कि ये संघर्ष जो था वो मराठा और दक्षिण सल्तनत के बीच था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को जब वो मजबूत करेगा तो वो अपने आसपास के एरिया पर ही वो पहले डोमिनेट करेगा, उसी को वो परास्त करेगा। अगर चाइना साम्राज्यवाद की नीति का आप इसको ऐसे एक तरीका से समझ सकते हैं
कि अगर चाइना साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करता है तो वो पहले जो उसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे भारत है या उधर पीछे अफगानिस्तान ये करके है, तो कोई भी जो राज्य होगा जब वो अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाएगा, जो जब वो अपना विस्तार करेगा, या आप इसको देखिए अभी चल रहा है घटनाक्रम, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो चल रहा है। तो भाई रूस जो विस्तार कर रहा है तो पहले यूक्रेन पर कब्जा करेगा, उसके बाद पोलैंड पर कब्जा होगा, और उसके बाद फिर फ्रांस और उसके बाद जर्मनी का नंबर आएगा, जर्मनी और फ्रांस का नंबर आएगा। बीच में जो बफर स्टेट है, तो बफर स्टेट प्रारंभ में जो संघर्ष है वो बफर स्टेट के साथ ही होगा। और यहां भी जस्ट यही था, मराठा और मुगलों के बीच ये जो दक्षिण के रियासत थे वो एक बफर स्टेट थे, इसलिए जब मराठों ने अपना विस्तार करना शुरू किया तो सबसे पहले उनका संघर्ष दक्षिण के ये जो रियासत थे उनके साथ हुआ। लेकिन बाद में जब मुगलों ने उसमें हस्तक्षेप किया तो फिर ये जो लड़ाई है वो मुगल वर्सेस मराठा के रूप में कन्वर्ट हो गया, और दक्षिण जो सल्तनत थे वो कुछ मुगलों के कंट्रोल में तो कुछ मराठों के कंट्रोल में चले गए। मतलब जो दक्षिण के सल्तनत थे वो बट गए, जो कि मराठों और मुगलों के बीच बट गए, और अब लड़ाई जो है वो मुगल और मराठों के बीच हो गया। तो इससे ये कहां सिद्ध होता है कि औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति मराठों के जो उत्थान है उसमें ये सहायक साबित नहीं हुआ। जब शाहजहां का शासन काल था, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब जब राजा बना तभी यह संघर्ष स्टार्ट हुआ। औरंगजेब शुरुआत में औरंगजेब जो था, मतलब जब शाहजहां के शासन का जो लास्ट समय था और जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ तो उस समय औरंगजेब ही दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था। मतलब ये जो संघर्ष था, ये जो झड़प था, वो शुरुआत से औरंगजेब के साथ ही हुआ। हाँ, बीच का जो कुछ समय है जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ 1658 से 59 के बीच में, तो औरंगजेब जो है वो राजधानी की तरफ उत्तर में लौटा और उसी समय मराठों को अपना जो शक्ति है वो बढ़ाने का मौका मिला। और जब दक्षिण में ये औरंगजेब सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा था तो उस समय भी इसका जो हिंदू विरोधी नीति है उसको ये लागू करवा रहा था। हिंदुओं का जो मंदिर है उसको तोड़ रहा था, हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवा रहा था, और कहीं ना कहीं औरंगजेब का ये जो नीति था उसने मराठों को एकजुट करने में मदद की। जो शिवाजी के जो गुरु थे, गुरु रामदास, उन्होंने शिवाजी को यह भी मंत्र दिया था कि भाई धर्म, जब बात धर्म पे आ जाए तो धर्म से बड़ा फिर कुछ नहीं है। जब धर्म ही नहीं है तो फिर हम क्यों हैं? और धर्म के लिए खड़ा होना, धर्म का रक्षा करना आपके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान ने आपको इसीलिए यहां भेजा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सारे वक्तव्य हैं उससे ये प्रतीत होता है कि शिवाजी औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति से भी क्षुब्ध थे, और इस क्षुब्धता ने मराठों के उत्कर्ष को आगे बढ़ाने का, मराठों के उदय में इसने भी अपना एक योगदान दिया, रोल दिया। अब तीसरा कहते हैं कि ये जो सतीश चंद्र है वो कहते हैं कि सूरत पर कब्जा में हिंदू तथा मुसलमान दोनों को लूटा। आज बात हो रहा है कि भाई ये जो हमारा इतिहास है जिसको
तोड़ मरोड़ के लिखा गया है, तो इसको थोड़ा ठीक किया जाना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे यंग जनरेशन है उसको एक गलत तरीके का इतिहास परोसा जा रहा है। अब यहां ये जो तर्क दे रहे हैं कि सूरत का जो लूट हुआ तो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों को लूटा, तो वो हिंदू धर्म के संरक्षक कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, सूरत पर उस समय मुगलों का शासन था, मुगलों का वो एरिया हुआ करता था। तो क्या ये जो मराठा लोग जब सूरत पर अटैक करने गए तो वहां पहले ये अनाउंस करते कि भाई हिंदू लोग तुम लोग साइड हो जाओ और मुस्लिम लोग जो है बस उसको हम लूटेंगे? इसको आप समझ सकते हैं। सूरत में जो लूट किया गया वो खास करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, जो प्रशासनिक जगह था, मतलब उस समय के जो राजा का जो किला था, व्यापारी था, तो इन सारे चीजों पर तो वहां का जो सुल्तान था, वहां का जो मुगल साम्राज्य का जो जागीरदार था, उसका वो कंट्रोल में था। और अगर उसको लूटा तो उसमें ये कहां से बात आता है कि वो हिंदू को लूटा, कि हिंदू और मुसलमान दोनों को लूटा? अगर मुगल राजा का कोई जागीरदार हिंदू है और वो हिंदू विरोधी कार्य कर रहा है तो उसको लूटना क्या नाजायज है? और अगर उसको लूटा तो ये कहना कि ये तो हिंदू था और इसको लूटा, ये कहां तक तर्क संगत है? हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि शिवाजी ने औरंगजेब का जो या मुगलों का जो क्षेत्र था उस पर धावा बोला, और वहां धावा बोलने के बाद उन्होंने उस शहर को लूटा। इस क्रम में हो सकता है कि शासन व्यवस्था में हिंदू के साथ कुछ मुस्लिमों के साथ कुछ हिंदू लोग भी व्यापारियों में थे जिनको भी शिवाजी ने लूटा, लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि शिवाजी हिंदू धर्म के संरक्षक नहीं थे, हमें ये ज्यादा तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। तो चौथा ये जो कारण बताते हैं वो बताते हैं कि हिंदू पुनर्जागरण के नायक को क्षत्रिय तक नहीं माना जाता तथा सिंहासन पर आसीन होने के अयोग्य माना जाना। हाँ, ठीक है कि भाई हिंदू धर्म के जो हिंदू पुनर्जागरण के जो नायक हैं उनको क्षत्रिय तक नहीं माना गया और उनको सिंहासन पर आसीन होने के योग्य तक नहीं माना गया, ये बात पूर्णतः सत्य है। लेकिन इससे ये बात सिद्ध नहीं होता है कि हिंदू धर्म के संरक्षक नहीं थे शिवाजी। ये अलग बात है कि उस समय का जो परिस्थिति था उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के जो कुछ ब्राह्मण थे उन्होंने शिवाजी को क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया। और ये वास्तविकता भी था कि शिवाजी के जो पिता थे वो कुर्मी वंश से आते थे और शिवाजी की जो मां थी वो जादव कुल से आती थी। देवगिरी का जो जादव परिवार है उससे उनका संबंध था। तो इस प्रकार शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे, इसके कुछ प्रमाण होने के कारण वहां के ब्राह्मणों ने शिवाजी को क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया, जो कि उस समय का जो समाज था, उस समय के समाज के तत्कालीन परिस्थितियों के कारण इन्हें जो क्षत्रिय मानने से इनकार किया गया वो कार्य हुआ, और वो कार्य गलत भी नहीं कि भाई, क्योंकि उस समय का जो समाज था वो धर्म, वो उस समय का जो समाज था वो जन्म आधारित समाज था, कर्म आधारित समाज नहीं था। और जन्म आधारित समाज के आधार पर शिवाजी को क्षत्रिय न मानना कोई गुनाह नहीं था।
क्योंकि ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि शिवाजी के पिता कुर्मी वंश से थे, उनकी माता यादव वंश से थी। लेकिन हाँ, ये वहां गलती है कि उन्हें सिंहासन पर आसीन होने के योग्य नहीं माना गया। ये गलत है। और ये जो है गलती ये है, ये जो गलती है वो वहां के तत्कालीन जो कुछ ब्राह्मण लोग थे उनका ये गलती। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि भाई शिवाजी क्षत्रिय नहीं है तो वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र के खास करके उस समय के जो कुछ ब्राह्मण थे उनका गलती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको मूर जनजाति का माना जाता है, अलग अलग इतिहासकार जो हैं उनको अलग अलग जाति का बताते हैं। लेकिन वहां तो चंद्रगुप्त, जो कि वो भी एक ब्राह्मण ही थे, उन्होंने उनको राजा बनाया। कोई कहता है कि गडेरिया का लड़का, जो चंद्रगुप्त गडेरिया के लड़का था, और उसको राजा बना दिया। तो एक वो ब्राह्मण थे, चंद्रगुप्त ब्राह्मण थे, जिन्होंने एक गडेरिया के पुत्र को सिंहासन पर आरूढ़ करवाया। सिंहासन पर सिर्फ आरूढ़ ही नहीं करवाया बल्कि उसको एक साम्राज्य का नायक बनाया। तो दूसरी तरफ यहां महाराष्ट्र के कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने उस समय शिवाजी को सिर्फ क्षत्रिय ना होने के कारण सिंहासन पर बैठने का विरोध किया। लेकिन ये उस समय के तत्कालिक परिस्थितियों के कारण हुआ था, और पूरे का जो पूरे ब्राह्मण लोग थे वो इस तरीके का विचार नहीं रखते थे। जैसा कि हम बाद में देखते भी हैं कि बाद में काशी के जो ब्राह्मण हैं गंगा भट्ट, वो जाकर शिवाजी का राज्याभिषेक करवाते हैं कि भाई तुम लोग को नहीं करवाना है तो मत करवाओ, हम करवाएंगे। तो ये जो है वो एक प्रकार से महाराष्ट्र का जो कुछ एक प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं या एक प्रभुत्व कह सकते हैं। तो और ये हमेशा देखा जाता है, खास करके हिंदुओं में देखा जाता है, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। तो इन सारे परिस्थितियों में शिवाजी का महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मणों के द्वारा विरोध किया जाने के कारण उन्हें हिंदू धर्म का रक्षक न मानना और औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति मराठों के उत्कर्ष का एक कारण न मानना हमें ज्यादा तर्क संगत नहीं लगता है। और निष्कर्ष के रूप में, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग भी इसको अपने अपने तर्कों की कसौटी पर कस कर देख सकते हैं। और इन सारे तर्कों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सर यदुनाथ सरकार, जी.एस. सरदेसाई तथा एम.जी. रानाडे का ये जो मत है उसकी वास्तविकता कहीं ज्यादा प्रामाणिक प्रतीत होती है। सतीश चंद्रा के ये जो दिए गए कारण हैं वो थोड़ा कम महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। बाद में आप देखते हैं कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम को उद्वेलित करने के लिए, लोगों में नवजागरण को जगाने के लिए, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की चेतना को जगाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन करवाना भी ये शुरू करते हैं, ताकि लोग जो हैं वो शिवाजी के साथ अपने आप को अटैच कर पाए, जोड़ पाए। और शिवाजी ने जिस प्रकार का लोगों के अंदर जो एक राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया था, उस राष्ट्र प्रेम की भावना को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। तो हम ये देखते हैं कि भाई इस प्रकार से शिवाजी का ये जो व्यक्तित्व था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, और उनके इस व्यक्तित्व को निखारने में कहीं ना कहीं औरंगजेब का जो हिंदू विरोधी नीति था वो भी सहायक सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठों के उत्कर्ष के ये कुछ मुख्य बिंदु थे, मराठों के उत्थान के ये कुछ मुख्य कारण थे।
और आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने जो ऐतिहासिक मित्र हैं उनके साथ, जो इतिहास में रुचि रखते हैं उन सारे मित्रों के साथ आप इनको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।